नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए सुनते हैं गोदान का तीसरा भाग। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बर था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपद की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थीं। ओसारे में एक बड़ा सा तखत पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताख पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थीं और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुखीर थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई। माथा पतला, पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथलाती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ। मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम
दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्तीले से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलश लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज़ रोज़ आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नज़रों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल थी, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नांद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं, और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी तो करनी होगी, और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं?
जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो? खूब दिख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बखारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की सेवा करता, ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपनी सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी? आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जगने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौचा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर
मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बंसार सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी 3 कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन न होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुख की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहां बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं। 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी,
उसी की विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपनी पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवी की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बास न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दे, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो ना। मैंने कह दिया मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान, मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतों के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा। आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का, पुनिया ने उसे तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उदंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक काटाने पर लगी हुई है।
तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता। हम तो वहां कलेओं की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी। आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मेरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट कर गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ फिर पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी। तू तो दूसरा भरतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी, बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीटकर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुम जैसी कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है
और वास्तविकता अपने नग्न रूप के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरूख हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महतो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की ज़रूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एकाध बांस बेसी ही काट लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं न कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है तो चाहो कहो, जो चाहो कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम दो ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था, अब उसे किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठी बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो वह हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे, गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत से सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी, ऐसे सुअवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते? उस बखत कोई तुम्हारा सरबस लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पीसे लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने गुस्सा कर कहा, मुझे भूख नहीं है।
धनिया ने जले पर नोन छिड़का। हाँ, काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दें। होरी बिगड़ा। क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं?